वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और जो भी आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है ये बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना। पुराने बच्चों में ये एक्सरसाइज 1.2 है और जो नई एनसीईआरटी है उनमें ये एक्सरसाइज 1.1 है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। तो देखिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। सम आना चाहिए हमारे पास -7। तो सबसे पहले मैं पहला नंबर ऐसे लिख लेता हूँ कि एक नंबर इंटीजर चाहिए और दूसरा भी मेरे को इंटीजर चाहिए। तो उन दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए मेरे पास -7। तो इस केसेस में आप क्या कर सकते हो, उस इंटीजर को एक इंटीजर को 0 मान लीजिए। तो इस इंटीजर को मैंने मान लिया 0। अब 0 में हम क्या ऐड करें कि -7 आ जाए। तो यहाँ पे जो लिखा होगा आप वही लिख दीजिए। तो -7, 0 -7 आंसर क्या आ जाएगा -7। अगर आप यहाँ पे 0 नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे 1 लिख लीजिए। तो 1 में अगर हम क्या ऐड करें कि मेरे पास -7 आ जाए, है ना। तो इसमें हम ऐड कर देंगे आपके पास -8, दैट इज़ 1 -8 आपका हो जाएगा -7। तो आपके जो आंसर आएंगे वो आएंगे 0, -7। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देता हूँ बेसिकली। तो एक आंसर हो जाएगा आपका 0, -7 भी हो सकता है और आप इसको 1, -8 भी लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे पेयर आप खुद से बना सकते हो, बट ये 0 वाला आपका हर बार इसमें काम चल जाएगा। फिर आगे बोल रहा है कि उनका डिफरेंस करने पे -10 आना चाहिए। तो अब डिफरेंस कर ला लेते हैं। तो सबसे पहले मैं फिर से यहाँ पे एक मान लूँगा और यहाँ पे माइनस और एक दूसरा चाहिए। तो वो चाहिए मेरे को -10। अब यहाँ पे माइनस का साइन आ गया तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10 लिख दूंगा। और 0 -10 आपका कितना होगा -10। तो मीन्स इस केस में आपके पास आंसर आ जाएगा 0, 10। तो ये आपके इंटीजर्स आ जाएंगे। फिर अगला आप 0 नहीं लिखना चाहते तो कुछ और लिख सकते हो। अब यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ। यहाँ पे माइनस करने के बाद आपको चाहिए -10 चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 11। तो अब की बार आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, पेयर आ जाएगा 1, 11। तो आपका ये पेयर बन जाएगा। फिर आगे वो बोल रहा है कि ऐसे इंटीजर चाहिए जिनका सम करके 0 आना चाहिए। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लिख दीजिए 0 + 0। तो आपके पास क्या बन जाएगा, अरे यार 0 बन जाएगा ना। तो इसमें आपके पास पेयर जो आएगा वो आ जाएगा एक 0, 0। आपने 0 नहीं लिखना तो और भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब उसने बोला है कि हमारे को सम करके ही चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा -1। तो ये आ गया। अगर आप ये लिखोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 1, -1। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको और कोई चाहिए तो 2 + -2 कर दीजिए, तभी भी आपके पास क्या आएगा 0। मतलब कि यहाँ पे आपको हमेशा सेम रखना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का। तो यहाँ पे बन जाएगा 2, -2। तो इस तरह से आप इनके इनफाइनाइटली मैनी आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। तो हमारे को ऐसे दो नेगेटिव इंटीजर्स दिखने हैं जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें और आंसर आ जाए 8। तो सबसे पहले हम इसको देखें लिखेंगे कैसे। हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास इसमें मैं अपना पहला इंटीजर लिखूंगा और इसमें मैं अपना दूसरा इंटीजर लिखूंगा। वो दोनों के दोनों, और ये दोनों के दोनों जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरे को चाहिए नेगेटिव। तो इसके साथ मैं यहाँ पे नेगेटिव लगा देता हूँ और यहाँ पे भी नेगेटिव। और उनका डिफरेंस करना है तो मीन्स उनको माइनस करके मेरे को मिलना चाहिए 8। तो सबसे पहले आपने ये काम कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए जब ये माइनस माइनस है तो ये बेसिकली आपका होने वाला है प्लस। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये बन जाएगा। तो अब बच्चों ध्यान से देखिए, अब ये माइनस है और ये प्लस है। तो माइनस प्लस आपका हो जाएगा माइनस, कि मतलब कि अब ऐसे दो नंबर चाहिए मेरे को जिनको सब माइनस करने के बाद 8 आ जाए। तो दो नंबर की सब्ट्रैक्शन करने के बाद 8 आ रहा है तो डैट मीन्स
वो भी पॉजिटिव 8 आ रहा है, तो मीन्स जो एक नंबर होगा वो श्योर है कि 8 से बड़ा ही लेना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक नंबर 8 से ग्रेटर ले लेता हूँ, वो आ गया 10। अब 10 आ गया तो यहाँ पे 10 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आपके पास 8 आ जाए, तो हम 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। वो बड़ा नंबर आपको 8 से कोई भी ले लो, अगर मैं 9 लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा -1। तो इस तरह से आप ढेर सारे बना सकते हो। पर बेटा इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने नंबर जो लिखे हैं वो आपने दोबारा से यहाँ पे लिखने हैं। अब जो नेगेटिव इंटीजर्स बोला तो यहाँ पे हमने लिया था -2, तो इसमें से हमारे पास जो पहला आंसर है वो आएगा -2। अब यहाँ पे 10 नहीं आएगा क्योंकि ये 10 बेसिकली कहाँ पे था, यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे 10 लिखना था मेरे को, यहाँ पे 2 लिखना था, तभी आएगा। तो दूसरा मेरे को मिलेगा -10 मिलेगा। तो बेसिकली -2 और -10 ही आपके क्या होंगे, आंसर होंगे इसके, ठीक है। -2 और 10 आंसर नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पे -1 है और 9, ये 9 यहाँ पे आना था ना, तो यहाँ पे -9 बनेगा। तो इस वाले का आंसर ये आएगा और इस वाले का जो आंसर आएगा मेरे पास वो -1 आएगा और यहाँ पे आपके पास 9 आएगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे -9 आंसर है। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। अब देखिए सेकंड में क्या है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। तो बिल्कुल वैसे ही हम इसको बना लेंगे। तो ये हमारी ओरिजिनल वाली होगी कि एक नेगेटिव वाला चाहिए मेरे को एंड अ पॉजिटिव, और दूसरा क्या चाहिए, पॉजिटिव, जिनको सम करने के बाद मेरे पास आ जाए बेसिकली -5। तो अब फिर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा मेरे पास और यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा। तो मीन्स अब की बार फिर से प्लस माइनस आपका होगा माइनस, बट अब की बार माइनस करके मेरे को 5 चाहिए बट विद नेगेटिव साइन। यहाँ पे माइनस करने के बाद मेरे को चाहिए था पॉजिटिव वाला 8, है ना। तो पॉजिटिव वाला 8 के लिए तो मैंने फिर यहाँ से 8 से बढ़ा लिया, बट अब नेगेटिव वाला चाहिए। तो नेगेटिव के लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 से छोटा नंबर लेना पड़ेगा। 5 से छोटा नंबर मैंने ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया। तो अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ पे आपको अब रखना पड़ेगा 6। देखिए इनको सोल्व कीजिए तो आपको मिलेगा -5। तो मीन्स इस वाले का जो आंसर आएगा मेरे पास वो बेसिकली आपके पास आ जाएगा, एक तो -6 यहाँ पे है तो -6 हमारा यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ पे है तो 1 हमने यहाँ पे लिया। तो इस वाले से आंसर लिखेंगे -6 और +1। तो ये नेगेटिव हो गया हमारे पास और ये हो गया +1 और ये आ गया हमारा इसका आंसर। अगर आप कोई और लिखना चाहते हो तो और भी लिख सकते हो, 5 से छोटा रखना पड़ेगा पर मैं 2 ले लूँगा यहाँ पे और यहाँ पे हम ले लेंगे -7, बीच में प्लस। जो दूसरा आंसर अब बनेगा मेरे पास वो बन जाएगा -7 और 2। तो इससे आप इजीली ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों आगे हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है अब की बार वो कि राइट डाउन अ नेगेटिव इंटीजर। तो सबसे पहले एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा लेता हूँ, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव वाला चाहिए तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव ले लेता हूँ। हुज डिफरेंस, डिफरेंस के लिए यहाँ पे माइनस कितना आना चाहिए, -3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -3। तो यहाँ पे अब की बार माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे पॉजिटिव, तो वो चाहिए आपको -3। तो माइनस माइनस आपका प्लस होगा और प्लस होगा, प्लस करके आपको 3 बनाना है किसी तरह से, है ना। तो बहुत ही आसान है यार प्लस करके 3 बनाना। तो यहाँ पे तो मैं 1 लिख लूँगा, यहाँ पे मैं लिख लूँगा 2। तो ये मेरे पास 1 यहाँ पे आया है, तो ये वाला 1 उठा के हम यहाँ पे रखेंगे, ये वाला 2 उठा के हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये बन जाएगा मेरे पास बेसिकली -1 -2 विच इज़ -3। तो इसका आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका -1 नेगेटिव वाला और 2 पॉजिटिव वाला, और जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करोगे, डिफरेंस लोगे, तो आपके पास आएगा -3। अब आप बोलोगे कि सर हमारे को तो कोई और बताएं, एक आधा और बताएं, है ना। तो बेटा वो भी बता देते हैं आपको। तो उसमें आप क्या कीजिए, यहाँ पे -2 ले लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे आप बेसिकली -2 ले लीजिए और यहाँ पे आप 1 ले लीजिए। तो इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तभी भी आपको -3 ही मिलेगा।
तो सेकंड आपका बन जाएगा बेसिकली -2 नेगेटिव और 1 आपका चाहिए पॉजिटिव वाला। तो ये आपके आंसर बन जाएंगे। तो होप सो स्टूडेंट्स आप सभी को ये मेथड समझ में आ गया होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, आप आसानी से कर सकते हो। 4 तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि इन अ क्यूज टीम ए स्कोर्ड -40 10 एंड 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10 0 एंड -40। तो क्या है कि एक क्यूज कंपटीशन हुआ जिसमें टीम ए ने इतने स्कोर किए -40 10 0 और टीम बी ने 10 0 -40 स्कोर किए 3 सक्सेसिव राउंड्स में। तो उन्होंने पूछा है कि विच टीम स्कोर मोर। तो बेसिकली उस क्विज कंपटीशन में क्या होगा कि अगर वो सही आंसर देता है तो उसको +10 मिल रहा होगा, है ना, जैसे भी है। और अगर गलत आंसर देते हैं तो उसको नेगेटिव में मिला। तो ओवरऑल हमारे को स्कोर बतानी है कि वो क्या होंगे। तो बहुत ही देखिए आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा टीम ए की। तो टीम ए ने बेसिकली पहले राउंड में कुछ गलत आंसर दिए जिसके कारण उसको मिले नेगेटिव मार्क्स, है ना। फिर उसने अगले राउंड में ओवरऑल कुछ सही आंसर दिए तो उसको मिले +10 और अगले में 0, मतलब कि जितने उसने गलत किए उतने ही सही कर दिए, तो ये 0। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल उसको मिल जाएंगे हमारे पास -30। तो टीम ए ने ओवरऑल जो स्कोर किया वो किया -30। फिर अब हम बात करते हैं हमारी टीम बी की। तो टीम बी ने फर्स्ट राउंड में स्कोर किया 10, अगले राउंड में 0 और नेक्स्ट राउंड में उसने स्कोर किया हमारे पास -40। तो अब इनको सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन रहा है 30। तो मीन्स अरे यार ये तो दोनों के दोनों सेम आ गए। मीन्स टीम ए एंड टीम बी दोनों ने इक्वल स्कोर किया। तो ठीक, तो उन्होंने पूछा कि विच टीम स्कोर्ड मोर। तो हम लिखेंगे कि बोथ द टीम स्कोर्ड इक्वल। तो दोनों के टीम ने अपने इक्वल स्कोर किए। फिर आगे वो पूछ रहा है कि कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो देखिए हुआ क्या यहाँ पे, उसने ये क्वेश्चन क्यों पूछा कि मैंने -40 पहले लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 0 लिखा, तो आंसर था -30 आया। अब मैंने इन नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया कि 10 को पहले लिख लिया, 0 को फिर -40, तब भी आंसर। मतलब कि वो पूछना क्या चाहता है कि सबसे पहले मैंने -40 लिखा, तो 10 लिखा और ये 0, तभी भी आंसर मेरे पास -30 आएगा। वो कहता है कि इनका ऑर्डर चेंज कर दो। ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या है कि आपने पहले -40 लिखा था, तो अब पहले 10 लिख लीजिए, फिर 0 लिख लीजिए, फिर आप -40 लिख लीजिए, तो अभी भी आपके पास आंसर कितना आ रहा है -40। अगर आप चाहते हो कि पहले 0 लिखना है तो पहले 0 लिख लीजिए, अगर आपको फिर यहाँ पे -40 लिखना है तो फिर -40 लिख लीजिए, बाद में 10 लिखना है तो बाद में 10 लिख लीजिए, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आंसर आपके पास -30 ही आएगा। तो जो सेकंड पूछा है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, तो उस वाले का आपका आंसर आ जाएगा यस। ठीक, तो यस इसका ये आंसर आया हमारे पास। और उन दोनों ने टीम्स ने आपके पास जो स्कोर किया वो किए इक्वल स्कोर किए। तो होप सो बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए आपको एडिशंस की प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, जिसमें मैंने आपको आई थिंक मेरा वो 3rd लेक्चर है जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन के नाम पे वो लेक्चर है। तो वो लेक्चर ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा। अगर आपको वो प्रॉपर्टीज़ क्लियर होंगी तभी आप ये कर पाओगे, वरना इसको गलत तरीके से करोगे ना। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको गलत तरीके करने के लिए इसको प्लस माइनस करके देखने लगते हैं कि इसमें फिर क्या करें कि आंसर आ जाए, है ना, तो इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो बेटा इन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं करना, ये बाय प्रॉपर्टीज होंगे। देखिए बिना किसी प्लस माइनस किए, बिना किसी कैलकुलेशन के, विद दी हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज मैं आपको कैसे करवाता हूँ। तो इसमें क्या है -5 प्लस -8 गिव्स -8 प्लस। तो पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो बेटा जो ये हमारे पास है, ये सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ए और बी दो इंटीजर है, अगर आप a प्लस बी कर रहे हो या आप b प्लस a कर रहे हो तो दोनों का आंसर आपका सेम आता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू है -5, b की वैल्यू है -8 और b की वैल्यू -8 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी आपके पास -5। देखिए विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ही आपको ये सारा काम करना है।
फिर आगे आपके पास आ जाता है दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि -53 प्लस उसमें हम क्या ऐड करें कि वो सेम बन जाए। तो ये होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी कि ए नंबर है, उस नंबर में हम क्या ऐड करें कि वो दोबारा से हमारे को वो नंबर दे दे। तो वो बेसिकली आता, इसका आंसर आता है 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। फिर अगला क्या है 17 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे को 0 आ जाए। मीन्स ए नंबर होता है हमारे पास, ए में हम ऐसा कौन सा नंबर, मीन्स ए में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास 0 आ जाए। तो वो बेसिकली जो नंबर होता है वो होता है हमारे पास माइनस से, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो 17 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, तो वो आंसर आएगा आपके पास 17। अब अगली सबसे इंपॉर्टेंट है, अगली में क्या है हमारे पास, अगली प्रॉपर्टी में हम यूज़ करते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि ए प्लस बी इनको हमने ऐड किया, फिर उसमें सी ऐड किया, तो वो इक्वल हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी। चाहे आप एडिशन ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर सेम आता है। तो यहाँ पे ए हमारे पास 13, बी हमारे पास -12, सी नहीं पता तो उधर से देखेंगे। यहाँ पे ए 13, बी -12 और सी आपके पास आ जाएगा -7। तो मीन्स यहाँ पे आंसर आएगा -7। अब ये भी बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है, इसमें बस इन्होंने ये वाला जो था वो इधर दे रहे थे, ये वाला इधर कर दिया। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है -4, बी की वैल्यू है 15, सी की वैल्यू है ये -3। तो इक्वल हो जाएगा आपके पास -4 ये बी और सी हमारे पास आएगा -3। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास -3। तो देखिए कितना आसान है मैथमेटिक्स, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज अगर आप समझ के करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। सीआरटी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो बेटा जो ये नंबरिंग है ना मैं एक्सरसाइज की कर रहा हूँ वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पुराने के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा। जो आपकी नई बुक है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी की सारी नंबरिंग देखने को मिलेगी। तो नई बुक में ये 1.2 है और पुरानी में आपकी ये 1.3 एक्सरसाइज है। तो मैंने आपको पहले 2 लेक्चर्स में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिखाई हैं और सेकंड आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करवाई है। तो उनसे ही मिलके आपकी ये एक्सरसाइज के सारे जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली वो होंगे। तो देखिए शुरू करते हैं इसको फाइंड आउट करना। देखिए आप सभी को मल्टीप्लिकेशन तो आती ही आती है ना, बट आपको यहाँ पे कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी जिससे आप मल्टीप्लिकेशन को ईजिली कर पाओगे, है ना। तो सिर्फ ये सोच के मत वीडियो को छोड़ देना कि ये तो मल्टीप्लिकेशन है यार हमारे को आती है। इसमें बेटा आपको डेफिनेटली मैं बताता हूँ, जब आप इस स्टेप तक पहुँचोगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने के भी नए तरीके काफ़ी कुछ पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या है 3 × -1, तो दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो मीन्स आपके पास आ जाएगा -3 -1, तो इसका भी आंसर आ जाएगा -225 क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग पड़े हैं। अब इन दोनों के साइन सेम पड़े हैं, तो जब साइन सेम होते हैं तो एडिशन का साइन आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अब 30 को 21 से मल्टीप्लाई नहीं करना, अब आपको बेसिकली सिर्फ 3 को 21 से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और पीछे जितनी भी जीरोज होती हैं वो आपने इसी तरह से लगा देनी होती हैं। तो ये मेथड होता है, आज की ट्रिक है कि ये ज़ीरो वाले के से कैसे मल्टीप्लाई की जाए। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 316। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ज़ीरो आ गया और हमने सीखा है कि किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो बन जाता है। तो 0 × -18, अरे इसको भी ज़ीरो से करेंगे तो अभी ज़ीरो ही आएगा। अरे हाँ बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो अब आपके पास ये आ जाता है, अब आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस माइनस आपका सबसे पहले प्लस बन जाएगा, तो साइन आपके पास प्लस का रहेगा। अब आपको 12 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो जब आप 12 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 132। अब देखिए मैंने इसको माइंड में किया, माइंड में कैसे किया, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैं 11 को कैसे कर लूँगा, ब्रेक कर लूँगा। अब देखिए इसको माइंड में आपको सिखाता हूँ कैसे करना है अपने, है ना। यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ कि 12 को मैंने मल्टीप्लाई किया बेसिकली 11 से, तो मैंने कैसे किया माइंड में कि मैंने 11 को ब्रेक कर दिया 10 + 1 में, तो 12 × 10 मेरे पास क्या बन जाएगा 120 और उसमें ऐड कर देना है 12, तो सीधा आंसर आ गया आपके पास 132 और उसको 10 से करेंगे तो बस पीछे आपने एक ज़ीरो लगा देनी, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब आपने इसको करना है, तो ये आपके पास बेसिकली बन जाएगा 9 माइनस माइनस आपके पास ये प्लस हो जाएगा,
तो 9 को सबसे पहले आपने 3 से किया तो ये आपके पास बन जाएगा -27 इंटू -6। फिर इसको कर लीजिए माइनस माइनस प्लस, 7 6 द 2 4 आपके पास आ जाएगा 6 2 द 12 12 और आपके पास ये 4 आ जाएगा 16, तो 162 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, पहले मैं 18 -5 और 4 सबसे पहले देखते हैं कि क्या ज़ीरो बन रही है इसमें। तो ये मल्टीप्लाई करना आसान है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक सिंपलेस्ट नंबर बन जाएगा 20। तो यहाँ पे है मेरे पास -18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा अकेला 20। तो इसको बेसिकली 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ मैं 2 से ही करूँगा। 18 2 द 36, पीछे ज़ीरो, माइनस का साइन है तो माइनस का लग जाएगा। अब ये देखिए, इसको करना आसान है, ये माइनस का पड़ा है, ये माइनस का, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। तो 1 से 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24। अब ये देखिए इतने साइन पड़े हैं, तो सबसे पहले साइन सोल्व करते हैं। ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस होगा, आंसर तो प्लस में ही आएगा हमारे पास। तब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 द 18, 18 2 द 36, 36 को 1 के साथ करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 36। तो बच्चों आगे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि वेरीफाई द फॉलोइंग, तो इनको हमारे को वेरीफाई करना है। तो इसमें ना आपको वेरीफाई करने के लिए ब्रैकेट्स का ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है हमारे पास 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस माइनस 3। तो सबसे पहले अब आप इसको ब्रैकेट के ऑर्डर में सोल्व करना है। तो पहले ये अंदर का सोल्व होगा तो ये आ जाएगा आपके पास 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3, तो ये 7 माइनस 3 हो जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा 4। अब आपको 18 को बेसिकली 4 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आपके पास आ जाएगा 72। अब आप सोल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड को। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको 18 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये ब्रैकेट ख़त्म, फिर नई ब्रैकेट होगी 18 को आपको -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 18 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों वो आएगा मेरे पास 126, फिर बीच में प्लस, फिर 18 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो आ जाएगा -54। अब आपको इनको माइनस करना है तो 6 - 4 आपका 2 हो जाएगा और 12 - 5 आपका हो जाएगा 72। तो देखिए दोनों के दोनों आपके इक्वल आ गए। तो इस तरह से आपको वेरीफाई करना है। अब ये देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी कि आपको -21 इंटू ये ब्रैकेट दी हुई है एक -4 और ये आपका ये पड़ा है कुछ इसी तरह आपके पास है ये। तो इसको आपने कैसे सोल्व करना है बेसिकली, तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में है मेरे पास यहाँ पे माइनस, देखिए इसमें ना बेसिकली आपका कुछ इस तरह का है ये, है ना, ये वाली चीज़ है आपकी। तो ये बेसिकली आपका -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -6। तो ये जब आप इसको सोल्व करोगे -4 -6 तो वो बेसिकली आपके पास बन जाएगा -10, माइनस माइनस प्लस और इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 210। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में बेसिकली क्या है मेरे पास -21 मल्टीप्लाई बाय -4 और उधर की तरफ आ जाएगा मेरे पास -21 को सबसे पहले आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो -21 इंटू, तो बेसिकली आपके पास राइट हैंड साइड ये पड़ी है। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 21 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84। तो ये ब्रैकेट में डाल देते हैं प्लस, फिर इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी आपका, तो ये बन जाएगा 6, 6 2 ज़ा 12। तो 126, इधर 4 ऐड करेंगे तो 130, 113 में अगर आप 8 ऐड करोगे तो आप बन जाएगा 210। तो ये आपके आ जाएंगे बेसिकली हमारे आंसर्स। तो बहुत ही देखिए इसको ब्रैकेट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास कितना आंसर आया था 210, यहाँ पे भी कितना आया है हमारे पास 210, यहाँ पे जो आंसर आया था वो आया था 72
और यहाँ पे भी जो आंसर आया है हमारा वो आया है 72 आंसर आया है। तो काफ़ी इजी वे से आप इसको कर सकते हो। तो बच्चों आगे हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें वो हमारे से क्या पूछ रहा है कि फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज़ -1 इंटू ए। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि -1 को अगर हम किसी इंटीजर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास -1 ही आने वाला है। फिर आगे क्या पूछ रहा है, डिटर्मिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज़ ये। तो इसके हम सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो सोल्यूशन करते हैं इसके। तो वो क्या कह रहा है कि बेसिकली हमारे को वो इंटीजर चाहिए जिसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब कि -1 से जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ एक ऐसा नंबर जिससे हम -1 से मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास -22 आ जाए। यही बोल रहा है कि डिटर्मिन इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1, एक ऐसा इंटीजर जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ क्या आ जाए -22। तो देखिए माइनस माइनस तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 22। तो ये हमारा आंसर। फिर आगे हमारे को एक ऐसा नंबर चाहिए जब मैं उसको -1 से मल्टीप्लाई करूँ और आंसर 37 आ जाए। तो फिर से अब माइनस है, यहाँ पे प्लस का चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा -37। फिर एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें -1 से आंसर 0 आ जाए, और आपको पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 0 में ही पॉसिबल है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझिए। क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट द वोरियस प्रोडक्ट शोइंग डैट द -1 इंटू -1 क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे को किससे स्टार्ट करना है, -1 इंटू -1 से। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि -1 इंटू 5, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है बेसिकली -5 आता है। फिर अब देखिए ध्यान से, अब मेरे को -1 इंटू 5 है और मेरे को पहुंचना कहाँ पे है, -1 पे। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर लाइन दिखाता हूँ। ये बेसिकली हमारे पास नंबर लाइन है। यहाँ पे है आपका 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे होता है -1 और -2। अब हमने शुरू कहाँ से किया, 5 से। तो 5 से अब हम 4 पे आएंगे, फिर 4 से 3 3 पे 2 2 पे 1 1 पे 0 0 पे -1 पे। तो 5 पे 4 पे आते हैं, तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा -4। फिर हम 4 पे आ गए, फिर आप पीछे जाओगे 3 पे आएंगे, तो -1 इंटू 3, तो इसका जो आंसर आएगा मेरे पास वो आ जाएगा आपके पास -3। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब भी मैं इस पैटर्न से जा रहा हूँ तो यहाँ पे 1 1 1 आपका घटता जा रहा है, यहाँ पे एक एक घटता जा रहा है, और इन नंबर्स में 1 जो है मेरे पास वो बेसिकली ऐड अप हो रहा है। तो मीन्स यहाँ से जब मैं यहाँ पे गया तो मेरे पास कितना ऐड हो गया, +1। अब जब मैं यहाँ से यहाँ पे आया तो तभी भी कितना ऐड हो गया, +1। तो अब यही पैटर्न मैं आगे फॉलो करूँगा। तो मैं -1 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे तो एक एक कम ही किया हमने, एक कम किए तो इसमें +1 ऐड कर देंगे, -3 +1 अब आपके पास कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर हमारे पास आगे -1 इंटू 2 के बाद आपके पास आ जाएगा 1। तो फिर से अब मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा, तो फिर से मेरे को इसमें +1 ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें +1 जब हम ऐड करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे -1 पे। फिर उसी तरह से -1 इंटू 0, फिर से यहाँ से हमने -1 किया, अब यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो फिर से +1 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0। अब हमारे पास जो फाइनल स्टेप है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, उसमें क्या है, अब -1 इंटू 0 में से एक कम होगा तो -1 आएंगे, तो अब इसमें से मैं फिर से +1 कर दूंगा, तो वो बन जाएगा हमारे पास 1 बन जाएगा। तो यहीं से हमारा ये है -1 इंटू -1 आपके पास बन जाएगा बेसिकली 1। वो थोड़ा सा व्यू आपका ऊपर हो गया ना, तो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इजी स्टेप्स हैं ये, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो इसके पीछे का हमारा जितना भी लॉजिक था वो बेसिकली इतना ही था कि हमारे को
यहाँ से स्टार्ट करना था और यहाँ तक पहुँचना था, तो हम 5 पे हैं, तो 5 से हमें -1 पहुँचना है। तो इसमें से देखिए एक एक माइनस हो रहा है, यहाँ से एक माइनस, यहाँ से एक माइनस, यहाँ से एक माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है वो आपका एक एक कम होता जा रहा है। अब यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है वो बेसिकली आपका क्या हो रहा है कि एक एक उसमें हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो +1 +1 +1 +1 +1 ऐसे करते करते यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वही उसने बोला था कि कुछ आपको ऐसे प्रोडक्ट्स लिखने हैं ताकि पैटर्न आपका ऐसे ही चलता रहे। तो पैटर्न को डिकोड करना था बेसिकली। तो इस तरह का कोई भी और क्वेश्चन आ सकता है, तो ईज़िली आप उसको कर सकते हो। अब जैसे इसी पे ही मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ जिसकी आप खुद से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल वैसे ही कि अब आपको यहाँ पे -1 × 10, ये आपके पास कितना होता है, -10 होता है। तो ऐसे ही आपने स्टेप्स लिखने हैं और आपने ये प्रूफ करना है कि -1 × 2 आपके पास क्या आंसर आएगा, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप इजी से इसको अच्छे से कर सकते हो। और इसका आंसर बेटा हमारे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कैसे इसको सोल्व किया और आंसर क्या आया आपके पास। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। तो बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको अपनी जो मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्टली, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में और प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मल्टीप्लिकेशन में, है ना, तो इन दोनों वीडियोस में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी। तो ये बिल्कुल ही उसी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो पहले वो लेक्चर जरूर देखें हमारे। तो उस लेक्चर में अगर आप उनको फॉलो करोगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद से ही कर पाओगे। डिस्ट्रीब्यूटिव वाला तो जरूर लेक्चर देखें क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आपने कैसे यूज़ करना है। और उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में भी, और चाहे आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं वहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो बच्चों अब शुरू करते हैं हम इसके सॉल्यूशंस। तो देखिए क्या है, तो ये हमारे पास है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b मल्टीप्लाई बाय c। तो ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसे बीच में प्लस दिखे तो आपने क्या कर लेना है, इसकी ग्रुपिंग कर लेनी है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी आपने ग्रुपिंग कर लेनी है। तो इनका ग्रुप बना लिया, फिर आपने देखना है कि एक ये ग्रुप बना और एक ये ग्रुप। इन दोनों ग्रुप में से आपको पास एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों में क्या हो, सेम हो। हमारे को दिख रहा है कि वो नंबर क्या है, -48। तो मैं -48 अपना यहाँ से बाहर ले लूँगा और ये गया बाहर, अंदर बचा 26। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे -48 बाहर गया और अब यहाँ पे था -36, तो हम यहाँ पे -36 लिख देते हैं। तो ये बन गया। तो फिर आगे ये बन जाएगा हमारे पास -48। अब प्लस माइनस आपके पास बेसिकली माइनस होगा और 26 - 36 आपके पास हो जाएगा -10। और यहाँ पे अब आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये आंसर आ गया आपके पास 480। तो फर्स्ट पार्ट का बेटा आपके पास जो आंसर है वो आ रहा है आपका 480। अब उसके बाद बी पार्ट करते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि 8 × 53 × -125। तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। अब इसमें प्लस तो कहीं पे दिख नहीं रहा हमारे को, सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब भी आपके सारे के सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अब आपको उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है जिससे आपको 10 मिले, 20 मिले, 30 मिले, 50 मिले, 100 मिले, 1000 मिले। तो मतलब कि वो जीरोज़ वाले नंबर मिले, है ना। तो उन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं इस 125 इधर पड़ा है तो इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा किसी ना किसी तरह से, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, तो मैं इसमें यूज़ करूँगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप 53 को इससे मल्टीप्लाई करें या आप -125 को 53 से मल्टीप्लाई करें, आंसर तो आपके पास सेम ही आने वाला है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ मैंने यूज़ किया, दैट इज़ a मल्टीप्लाई b आपका इक्वल होता है b मल्टीप्लाई बाय c के। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 53। तो बेटा इसका आंसर आएगा आपके पास -5311, ये 3 0 आ जाएंगी। तो ये बच्चों आपके पास आ गया हमारे पास पार्ट बी का आंसर।
फिर आगे आ जाता है हमारा सी, इसमें क्या है 15 मल्टीप्लाई बाई -25 इंटू -4 मल्टीप्लाई बाई -10। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि सारे के सारे नंबर्स प्रोडक्ट में हैं, तो सारे के सारे नंबर जब प्रोडक्ट में होंगे तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, वो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगा जिससे मेरे को 100,000 मिले, है ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं पहले इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो मेरे को मिल जाएगा 100। तो ये बन जाएगा हमारे पास 15 माइनस माइनस प्लस 100 इंटू -10। तो अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 1500, फिर उसको -10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा -15,000। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया हमारे सी पार्ट का आंसर। अब चलते हैं हमारे डी पार्ट की ओर। तो डी पार्ट में बेटा क्या है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उल्टा अप्लाई करते हैं। अब ये 102 है, तो इसके नियरेस्ट किसके नंबर के नियरेस्ट है, ये 100 के। तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करने की जगह -144 इंटू ये 100 है ना, तो इसको मैं 100 + 2 में ब्रेक कर दूंगा। फाइन। तो अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा -4100, ये माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे माइनस, तो ये बन जाएगा हमारे पास 82। और इसको सोल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -4182। तो देखिए मैंने आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन है अपने उन लेक्चर्स में करवाया हुआ है, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप टाइम टू टाइम मेरे सारे के सारे लेक्चर्स को फॉलो करोगे, तो आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी चुटकियों में हो जाएगी। तो अब आगे करते हैं बच्चों हम। तो अगला आ गया हमारे पास ये वाला। अब देखिए इसमें मेरे को बीच में प्लस दिख रहा है, तो जब भी सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में होते हैं तो आपको हंड्रेड्स बनाने होते हैं। अब ये बीच में प्लस दिखा है तो मैं क्या करूँगा, इनकी ग्रुपिंग कर दूंगा। तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे, पहले मेरे पास ये पड़ा है तो पहले इसका एक ग्रुप बना लेंगे, फिर हम इसका भी एक ग्रुप बना लेंगे। तो आपको अब क्या दिख रहा है, 625। सर हमारे को तो 625 कॉमन दिख रहा है, तो मैं 625 यहाँ से कॉमन ले लूँगा दोनों में से। तो अब -35 पड़ा है, तो -35। अब एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पे आपके पास अब 625 तो गया, साथ में माइनस बचा। अब बेटा जो ये माइनस है वो यहीं रह जाएगा, अगर वो यहीं रहेगा तो साथ इसके साथ चिपका जाएगा ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास -65। तो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस होगा, और इसको सोल्व करके मेरे पास आ जाएगा -100। तो मेरा आंसर आ जाएगा बेसिकली -62500। तो देखिए काफ़ी प्रॉपर्टी से ये सारे के सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। आपको इन क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर कर नहीं करना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इसको इससे, आंसर तो सेम ही आएगा, पर बेटा वैसे आपका गलत हो जाएगा, हमको वैसे नहीं करना। अब ये है 7 × 50 - 2, तो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को उल्टा लगा दूंगा। तो ये बन जाएगा सबसे पहले 7 × 50, बीच में माइनस है तो माइनस 7 × 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 350 - 14। तो ये मेरे पास जो आंसर बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, दैट इज 336 इसका आ जाएगा हमारा आंसर। तो देख सकते हो आप बेटा प्रॉपर्टी की हेल्प से ये सारे के सारे क्वेश्चन कितने इजी हो जाते हैं। अब है मेरे पास -17 × -29, इसका क्या किया जाए। तो इसको बेटा मैं क्या करूँगा, इसको ब्रेक कर दूंगा। यहाँ पे -17 है, अब -29 है ना, तो मैं -1 को यहाँ पे अलग लिख लेता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा 29। अब इस माइनस को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो बेसिकली मेरे पास बन जाएगा 17 × 29। तो ये देखिए कैसे करेंगे। तो मैं 29 को, मैंने बोला था ना कि इसको आप लोएस्ट मतलब कि 10, 20, 30, 40 इन पे चेंज कर दिए। 29 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 30 - 1, तो ये बन जाएगा आगे 17 ×
30, फिर उसके बाद 17 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -17। तो इसको सोल्व कर कर आपके पास आ जाएगा 510 -17। तो अब इसमें से आपको 17 माइनस करने हैं। तो देखिए इसको कैसे माइनस करते हैं मेंटली। तो यहाँ पे आप 10 ले लीजिए ना, यहाँ से सबसे पहले 10 माइनस करोगे तो 500, तो 500 में से फिर 7 माइनस कर दीजिए तो आपके पास हो जाएगा 493। तो अगले पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा 493। अब लास्ट पार्ट बचता है हमारा। इसमें क्या है बच्चों, फिर से हमारे को प्लस दिख रहा है बीच में, और जब भी प्लस दिखेगा तो मैंने आपको बोला है आपने क्या कर लेने हैं, उसके ग्रुप बना लेने हैं। तो ये बन गए हमारे ग्रुप। अब यहाँ पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ नंबर कॉमन दिखेगा, और वो क्या कॉमन दिख रहा है सर हमारे को, तो यहाँ पे -57 है, यहाँ पे 57 है, तो सिर्फ 57 ही कॉमन दिख रहा है। तो बिल्कुल ठीक है बेटा, आपको 57 दिख रहा है तो आप 57 ले लीजिए। बट यहाँ पे माइनस था तो ये अपना माइनस यहीं पे छोड़ जाएगा, मतलब कि -1 इंटू -19, यहाँ पे गया सारा और यहाँ पे 1 बच जाएगा आपका। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 + 1, तो ये बन जाएगा 57 इंटू 20। अब 57 का डबल कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 114, और पीछे आ जाएगी आपकी 0। तो देखिए आप कितनी इजी वे से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, और ये हमारा लास्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस required that the room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस at a rate of 5 डिग्री सेल्सियस every year। तो वो क्या कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन करते हैं ना। देखिए वो क्या कह रहे हैं हमारे को कि जो स्टार्टिंग टेम्परेचर है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो हमारे पास स्टार्टिंग टेम्परेचर है ऑफ रूम, जो रूम का हमारे पास स्टार्टिंग टेम्परेचर है उन्होंने बोला है वो कितने हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर उसके बाद वो हमारे से कहते हैं कि एवरी आवर उसका जो टेम्परेचर है वो लोअर कितना हो रहा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ लिखेंगे कि एवरी आवर टेम्परेचर लोअर, तो कितना हुआ वो हुआ आपके पास 5 डिग्री सेल्सियस। अब 1 आवर में 5 हुआ है, 2 आवर्स में कितना होगा 10, 3 आवर्स में कितना होगा 15, 4 आवर्स में कितना होगा 20। तो अगर हम ये बात करें कि डेट इज़ द टेम्परेचर लोअर आफ्टर इन 10 आवर्स, तो 10 आवर्स में कितना होगा, देखिए 1 घंटे में 5 डिग्री हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना होगा 10 × 5, तो मीन्स 50 डिग्री सेल्सियस। तो फिर आगे हम लिख लेंगे कि जो हमारे पास आफ्टर 10 आवर टेम्परेचर इज़, तो कितना होगा, स्टार्टिंग में देखिए कितना था 40, अब स्टार्टिंग में 40 था तो वो 50 डिग्री लोअर हो चुका है, तो इसमें हमको ये माइनस करना पड़ेगा। तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा आपका रूम का वो हो जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स अब आगे करते हैं हम 7th क्वेश्चन। तो देखिए बेसिकली 7th क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है कि इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, एक टेस्ट है जिसमें 10 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट। तो मीन्स अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हमारा करेक्ट होता है तो हमारे को कितने मिलते हैं +5, एंड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स फॉर अवॉर्डेड फॉर दी एवरी इनकरेक्ट। तो अगर हमारे पास आंसर हमारे पास क्या हो जाता है इनकरेक्ट हो जाता है तो हमारे को मिलते हैं -2, एंड फॉर 0 फॉर आंसर इज़ नॉट अटेम्प्टेड, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे नॉट अटैम्प्ट, कि अगर वो अटैम्प्ट नहीं करता तो उसको मिलते हैं 0। तो अब इसका हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बेटा बेसिकली क्या है कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट, तो जो हमारे पास मोहन है उसके करेक्ट कितने हुए हमारे पास 4,
तो टोटल उसके 4 करेक्ट हुए, तो 4 से उसको कितने मार्क्स बन गए, दैट इज़ 4 × 5 इज इक्वल टू 20 मार्क्स बन गए। फिर आगे लिखा हुआ है 6 इनकरेक्ट आंसर। फिर जो हमारे पास इनकरेक्ट हैं, रॉन्ग हैं, तो उसने कितने अटैम्प्ट किए, 6। तो 6 के हर एक इनकरेक्ट के कितने मिलते हैं, -2। तो 6 के कितने बनेंगे, 6 × -2, तो ये हो जाएगा -12। तो फिर उसने हमसे पूछा कि उसका फाइनल स्कोर क्या होगा, तो उसका फाइनल स्कोर हो जाएगा हमारे पास 20 - 12 विच इज़ इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा मोहन का फाइनल स्कोर। तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली ए पार्ट का आंसर। फिर आगे अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड में क्या है कि रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर। तो उसने बी पार्ट में करेक्ट कितने किए हैं, 5 क्वेश्चन। तो उसको टोटल मार्क्स कितने मिल जाएंगे, 5 × 5, तो वो हो गए हमारे पास 20। फिर आगे लिखा हुआ है 5 ही इनकरेक्ट हुए, तो उसके इनकरेक्ट कितने हो गए, 5। तो इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग उसको मिलेंगे -2 और यहाँ पे आ जाएगा -10। तो अब हमारे को बताना है उसका टोटल स्कोर कितना होगा, तो वो हो जाएगा 20 - 10 विच इज़ इक्वल टू 10। तो ये उसका आ जाएगा हमारा बी पार्ट का आंसर। तो इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। तो अब बचा हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है कि हीना गेट्स 2 करेक्ट। तो सी पार्ट में है हमारे पास कि जो हीना है उसके जो करेक्ट हैं वो हैं 2। तो इसके टोटल मार्क्स कितने बन जाएंगे, 2 × 5 विच इज़ इक्वल टू 10। फिर आगे हैं हमारे पास एंड 5 इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट उसको कितने हुए, 5। तो उसको 5 × -2 हो जाएंगे टोटल। तो टोटल कितने हो जाएंगे उसके पास, -10। तो फिर हमारे से पूछा गया है कि उसका स्कोर कितना होगा। तो अब हम उसके स्कोर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो बेसिकली हो जाएगा 10 - 10 विच इज़ इक्वल टू 0। तो उसको ओवरऑल जो उसके स्कोर आएगा वो बेसिकली हो जाएगा आपका 0। और स्टूडेंट्स इसी की तरह पूरे के पूरे दूसरे आपको सॉल्यूशंस भी हमारी जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। साइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर करेंगे 8। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और यही आपके ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बेसिकली क्या है, आपके माइंड की, ब्रेन की डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक सीमेंट कंपनी है, अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग। कि अगर एक सीमेंट है, अगर वो बैग वाइट सीमेंट का सेल करती है तो उसको ₹8 का प्रॉफिट होता है, पर अगर वो ग्रे सीमेंट को सोल्ड करती है तो उसको ₹5 का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है बेसिकली। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कंपनी सेल्स 300,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। तो इसका सलूशन करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स सोल्ड। तो कितने हैं, 3000, ठीक है। और उसको एक बैग पे कितना प्रॉफिट मिलता है, 8 पर बैग। तो यहाँ पे हमारे पास उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3000 × 8। तो मतलब कि जब वो वाइट सीमेंट के बैग को सेल करेगी तो उसको बेसिकली इतना प्रॉफिट हो जाएगा। फिर आगे आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड। तो ग्रे सीमेंट के उसने कितने बैग सोल्ड किए, 5000। और उसको इस पे जो लॉस हुआ वो कितने का लॉस हुआ, 5000 × 5, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ -25,000। तो बेसिकली उसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 24,000 का, और लॉस कितना हुआ, -25,000 का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हमारे पास नेट
लॉस कितना होगा उसको, तो वो बेसिकली हो जाएगा 24,000 माइनस 1,000। ये माइनस साइन हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसको लॉस हुआ है। तो डैट मीन्स उसको लास्ट में लॉस कितने का होगा, ₹1000 का। तो मीन्स उसको पूरे की पूरी ट्रांजैक्शन में बेसिकली ₹1000 का जो है वो लॉस हो रहा है। अब आगे बच्चों बी पार्ट है, कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड इज 6400। तो देखिए, अब उसने हमारे से नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स नहीं पूछा, उसने दिया नहीं हुआ, उसने पूछ लिया। तो हम मान लेते हैं को जो नहीं पता होता उसको एक्स मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स सोल्ड बी एक्स। तो हमने मान लिया कि उसने एक्स नंबर ऑफ बैग्स हैं उसको सोल्ड किए। तो जब उसने एक्स नंबर ऑफ बैग सोल्ड किए तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, एक बैग पे वो उसको ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 2 को 16, 3 को 4, मतलब कि अगर वो एक बैग को सोल्ड करता है, देखिए जैसे उसने एक बैग को सोल्ड किया तो उसको ₹8 का प्रॉफिट हुआ, 2 बैग को सोल्ड किया तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, 18 का, दैट 16 का, दैट इज़ 2 × 8। अगर वो 3 बैग को सोल्व करेगा तो उसको 3 × 8 25 का होगा। अब एक्स नंबर ऑफ बैग्स उसने सेल किए तो अब उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6 × 8। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8x। अब उसके बाद उसने जो ग्रे बैग्स हैं वो कितने सोल्ड किए, तो बेसिकली उसने सोल्ड किए 6400 के। तो यहाँ पे उसको लॉस कितना हुआ, तो एक बैग पे उसको ₹5 का लॉस होता है। तो 65 × 5। अब वो बोल रहा है कि हमारे को एक्स पता करो कि जितना उसको प्रॉफिट हुआ है उतना ही लॉस हुआ है। तो डैट मीन्स जितना उसको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है सेलिंग और जितना लॉस हो, दोनों को हम इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से 8x किसके इक्वल हो जाएगा, 6400 × 5। अब आपको x निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 8 से ये 8 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी और ये बन जाएगा हमारे पास 800 × 5। तो यहाँ से x आ जाएगा। तो मीन्स उसको जितना लॉस हुआ है उतनी रिकवरी करनी है उसको। तो उसको रिकवरी करने के लिए कितने बैग्स को सेल करना पड़ेगा, 4000 बैग्स को उसको सेल करना पड़ेगा, तब जाकर उसका जो प्रॉफिट है और लॉस है जितना भी है वो उसका सेम हो पाएगा। तो बच्चों आगे हमारे पास 9th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है कि रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट टू स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि -3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाए। तो सबसे पहली बात, आपको ये साइंस तो देखना ही नहीं बिल्कुल, है ना, साइंस की एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे। पहले आप ये सोचिए कि 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 27 आ जाए। तो इसके 2 मेथड बताऊंगा। अगर आप खुद से वो नंबर सोच पाते हो तो ठीक है कि 3 के टेबल पे 27 कब आएगा, तो हमारे को पता है कि वो 9 पे आता है। अगर मैं इसमें अकेला 9 लिख दूंगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो मतलब कि गलत हो जाएगा, पर मेरे को तो पॉजिटिव चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -9। अगर आपको समझ में नहीं आता कि ये 9 कैसे ढूंढना है तो क्या कीजिए, जो बड़े वाला नंबर है डैट इज़ 27, जो ये छोटे वाला नंबर है 3, उसके साथ उसको डिवाइड करके देख लीजिए तो वो आ जाएगा आपके पास 9। तो यहाँ पे लिख दीजिए और बाद में साइन की एडजस्टमेंट कर दीजिए। अब 5 से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाए। तो सबसे पहले 35 देखते हैं कि कब आता है। तो हमारे को पता है कि वो 7 पे आएगा, बट क्या अकेला 7 इसका आंसर होगा, नहीं, क्योंकि इसका आंसर तो 35 होगा। तो माइनस के लिए मेरे को यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। अगर आपको ये पता कैसे करना है कि 7 कैसे आया, तो क्या कीजिए, बड़े वाला नंबर 35 है, छोटे वाला 5, इनको डिवाइड किया तो 7। अब 8 के टेबल पे 56 कब आता है, 7 पे, ठीक। अब प्लस माइनस माइनस साइंस भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो मीन्स अब की बार यहाँ पे मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब लास्ट आ गया हमारे पास, इसमें क्या कह रहा है कि 12 को -12 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि 132 आ जाए। तो 12 के टेबल पे अगर हम देखें तो 12 टाइम्स द 120, उसमें 12 और ऐड कर दो तो 132 आ जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे आंसर आएगा 11। माइनस का है पर यहाँ पे तो प्लस का आएगा, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस होके हमारे को वो आंसर दे दे 132। अगर आपको फिर कन्फ्यूजन हो रही है कि ये कैसे आएगा, तो फिर से वही काम कीजिए, 132 को 12 से डिवाइड कर दीजिए ना। तो 12 वंस द 12, फिर आपका रिमाइंडर बचेगा 1, फिर ऊपर से 2 आ जाएगा, तो 12 वंस द 12, तो आपके पास आ जाएगा 11। तो इसी तरह से आप ये सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। बेटा जो भी आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना, तो उसको कम से कम आप 2-2 बारी 3-3 बारी प्रैक्टिस जरूर करें, तभी आपका कुछ बेनिफिट होगा इनको करने का। ओके। 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, तो इसमें बेसिकली हमारे को क्या करनी है, इंटीजर्स की डिवीजन ही करनी है। तो बहुत ही आसान है, देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ पहला नंबर है आपके पास -30, तो यहाँ पे आपने -30 लिख देना है। दूसरा नंबर है 10, तो उसके नीचे आपको 10 लिखना है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपका पास आंसर आ जाएगा -3। फिर 50 डिवाइडेड बाई -5, तो ऊपर की तरफ आपने इसको लिखना है 50 और इसको डिवाइड कर देना है बेसिकली -5 से, तो आपको बेसिकली आंसर मिल जाएगा आपका -10। फिर आपका 36, तो हम लिख लेंगे ऊपर -36 डिवाइडेड बाय -9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 4। -49 को आप डिवाइड करोगे 49 के साथ, तो आंसर आएगा आपके पास -1। अब देखिए ये ब्रैकेट आ गई आपके पास, है ना। तो इससे सबसे पहले आपने इसको डिवाइड नहीं करना, तो सबसे पहले बोर्ड मास कहता है कि ब्रैकेट सोल्व कीजिए। तो ये -2 + 1 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा मेरे पास -1। 13 को -1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -13। फिर आपके पास आ जाएगा 0, ये इंपॉर्टेंट है। 0 को अगर मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूँ तो आंसर मेरे पास 0 ही आएगा, डैट इज़ नीचे नॉन ज़ीरो है -12, तो इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आपका 0। अब इसमें भी बच्चों सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -30 + -1 डैट इज़ -30 - 1, तो वो बन जाएगा मेरे पास -31। -31 को अगर आप -31 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। फिर यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। -36 डिवाइडेड बाय 13, तो इसको डिवाइड करने के बाद बच्चों आपके पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 3, तो -3 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। -6 + 5, पहले ब्रैकेट सोल्व होगी तो आपके पास आएगा -1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 -1 मीन्स -1 को ही आपने -1 से डिवाइड कर दी, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1। तो ये सिंपल बेटा बहुत ही इजी बच्चों वाले डिवीजन के क्वेश्चन है। तो बच्चों आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए ये ऐसा ही कुछ आपने देखा होगा मल्टीप्लिकेशन में कि a × b + c, वो a × b + a × c हो, बट बेटा ये रिजल्ट डिवीजन में वैलिड नहीं होता। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होती है हमारी डिवीजन कि वो हमारे पास वैलिड नहीं होती। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है, आपको वेरीफाई करना है कि जब मैं इसको और इसको सोल्व करूँगा तो इक्वल नहीं आएंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी a हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय b + c दैट इज़ -4 + 2। तो इसको सोल्व करते हैं, तो इसको ब्रैकेट सोल्व होगी। -4 + 2 आपके पास आ जाएगा -2, और 12 को -2 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आएगा -6। तो अब बच्चों हम अपनी राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a डिवाइडेड बाय b, तो 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस a डिवाइडेड बाय c, तो a 12 डिवाइडेड बाय 2। तो ये चीज़ पड़ी है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या मुश्किल है। 12 को अगर आप -4 से डिवाइड करोगे बच्चा तो आपके पास आंसर आएगा -3। 12 को फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 6, और इसको सोल्व करके मेरे पास आंसर आएगा 3। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि जब लेफ़्ट हैंड साइड को मैंने सोल्व किया
तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया -6। बट जब मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आया 6। तो मीन्स ये दोनों के दोनों हमारे इक्वल नहीं आ रहे, तो मीन्स ये रिजल्ट हमारा वैलिड नहीं होगा। अब उसी तरह से आप सेकंड पार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बच्चों सोल्व करता हूँ आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो वो बनाते हैं, सबसे पहले a है आपके पास -10, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे b प्लस c। b आपके पास 1 है, c भी आपके पास 1 है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये बनेगा -10 और सबसे पहले आप यहाँ पे ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 1 + 1 आपका आ जाएगा 2। -10 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे मतलब -10/2, तो ये आ गया आपके पास -5। फिर अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या बनेगी, a डिवाइडेड बाय b मतलब -10 डिवाइडेड बाय 1, फिर प्लस आ जाएगा। फिर a को डिवाइड करना है आपको c से। तो अब इसको देखते हैं, तो ये -10/1 बन जाएगा प्लस -10/1। तो जब मैं -10 को 1 से डिवाइड करूँगा तो मेरे को -10 मिलेगा। यहाँ पे b और c की दोनों की वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास 1 1 ही गिवन है, और इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे को -10 ही मिलेगा। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -20। तो मीन्स अगर मैं इस राइट हैंड साइड मतलब कि यहाँ पे तो आंसर हमारे पास -5 था, बट बच्चों यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो -20 आ रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास ये इक्वल नहीं आए है ना। तो मीन्स यहाँ पे ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये रिज़ल्ट आपका वैलिड नहीं होने वाला। इस 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। तो बच्चों ये डिवीजन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। देखिए क्या है, यहाँ पे आपके पास 369 है, तो उसमें बोल रहा है कि आप इसको किससे डिवाइड करें कि 369 ही आ जाए। तो बहुत ही आसान है कि आप बोलोगे कि सर आप 1 ले लीजिए। अगर इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वो सेम आ जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं, देखिए 2 रिज़ल्ट हैं, अगर मैं a को डिवाइड करता हूँ 1 के साथ तो वो आपका आंसर आता है a। अगर मैं a को डिवाइड करूँगा a के साथ तो आंसर आता है 1। बस आपको ये 2 रिज़ल्ट याद रखने हैं और आपकी ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। देखिए बहुत ही आसानी से। अब क्या है, 75 को मैं किससे डिवाइड करूं कि -1 आ जाए। तो बेसिकली 75 से सबसे पहले मैं यहाँ पे 75 लिख देता हूँ। बट अब यहाँ पे एक माइनस बच जाएगा, पर मेरे को तो यहाँ पे माइनस ही चाहिए, तो ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब मैं -206 को किससे डिवाइड करें कि 1 आ जाए। तो 206 से तो 206 ही रहेगा यहाँ पे, बट यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, बट यहाँ पे एक माइनस है तो मेरे को एक माइनस इसके साथ भी लगाना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। अब कह रहे हैं कि -87 को भाई जी किससे डिवाइड करें कि 87 आ जाए। तो 87 के लिए सबसे पहले तो 1 से ही करना पड़ेगा। अब इस माइनस को गायब करने के लिए यहाँ पे एक और माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये आ गया आपका -1। अब वो इधर के पूछ रहा है कि ऐसा नंबर बताएं जिसको 1 से डिवाइड करने के बाद -87 आ जाए। तो a को 1 से डिवाइड करते हैं तो a आता है, तो मीन्स यहाँ पे a आ जाएगा मेरे पास। तो मीन्स यहाँ पे मेरे पास -87 ही आएगा। अब वो कह रहा है कि ऐसा नंबर बताएं जिसको मैं 48 से, किस नंबर को 48 से डिवाइड करें कि -1 आ जाए। मेरे को पता है कि अगर मैं इसको 48 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, बट मेरे को माइनस चाहिए तो साथ में यहाँ पे माइनस। अब वो कह रहे हैं कि 20 को किससे डिवाइड करेंगे -2 आ जाए। तो 20 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो 2 आता है, बट यहाँ पे माइनस लगा दूंगा तो -2 आ जाएगा। फिर आगे है कि ऐसा नंबर बताएं जिसको मैं डिवाइड करूँ 4 से वो -3 आ जाए। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3, बट नेगेटिव का चाहिए तो -12 आंसर आएगा। तो बच्चों आगे मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या है कि राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स a, b सच दैट a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे हमारे को 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखने हैं जिनको डिवाइड करने के -3 आए। जैसे कि हमारे पास एक उसने एग्जांपल लिखी है कि 6 है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ -2 से, मीन्स यहाँ पे 6 है, इसको मैं -2 से जब डिवाइड करूँगा
तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो -3 आ रहा है। तो एक पेयर तो मेरे पास ऐसा उन्होंने पहले ही बोल दिया कि 6, -2 एक ऐसा पेयर है। तो हमारे से वो पूछ रहा है कि ऐसे पेयर हमारे को और बताएं। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है ये बताने का। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि 6 अपॉन जो उसने पेयर दिया हुआ है उसी से हम बना लेंगे, ठीक है। तो 6 अपॉन -2 आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसी से ही ढेर सारे पेयर को बनाना है। कैसे बनाओगे वो मैं आपको अभी ट्रिक बताता हूँ। तो यहाँ पे वो ट्रिक है। तो सबसे पहले आपके पास है 6 अपॉन -2। तो आप क्या कीजिए, जो ये नंबर है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई। तो नया नंबर मिलेगा आपको 6 2 ज़ा 12 अपॉन -4। तो दूसरा जो नंबर होगा बेसिकली आपके पास वो यही होगा। तो दूसरा पेयर होगा आपके पास दैट इज़ 12 डिवाइडेड बाय -4। तो ये पेयर आपके पास यही आएगा, दैट इज़ 12 को अगर मैं -4 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर -3। तो दूसरा पेयर आपके पास आ गया 12 एंड -4। अब आपको इससे अगला पेयर बनाना है। तो फिर से क्या कीजिए, अब 6 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और -2 को भी 3 से। तो अगला पेयर आपके पास आ जाएगा 18 अपॉन -6। तो अगला पेयर मेरे पास आ गया 18 अपॉन -6, क्योंकि 18 को जब मैं -6 से डिवाइड करूँगा तो वो बनेगा 18 अपॉन -6 और आंसर आपको -3 ही आना चाहिए। अब फिर अगला करते हैं। तो अभी की बार हमने 3 से किया था, तो इसी को हम अब की बार 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 24 -8। तो अगला पेयर आपको मिल जाएगा 24 -8 मीन्स 24 को अगर आप डिवाइड करोगे -8 के साथ तो बच्चा आपको मिलने वाला है -3। तो ये आ गया। अब एक और चाहिए तो बिल्कुल बना लेंगे अब की बार, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई। तो 30 अपॉन -10। तो अगला पेयर आपको मिल जाएगा 30 अपॉन -10। दोनों को यार डिवाइड कर दो, आंसर कितना आएगा -3। तो बेटा यही हमारे पास जो 5 पेयर हैं वो आपके पास आ जाएंगे। एक पेयर उसने दे दिया, 5 पूछे थे तो 4 हमने निकाल लिए। अगर एक और पूछता तो 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते कि ऊपर क्या नीचे क्या। तो बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव ज़ीरो। तो वो हमारे को क्या बोल रहा है कि 0 से 10 डिग्री अबव मतलब 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेम्परेचर है आपका ये कब है, जब होते हैं आपके 12 नून। ओके, फिर उसके बाद बोल रहा है इफ़ इट डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। वो बोलते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कैसे हो रहा है कि हर 1 घंटे के बाद 2 डिग्री रिड्यूस हो रहा है। तो मतलब कि पहले 10 था तो 1 घंटा भी था तो 8 हो गया, फिर 1 घंटे के बाद 2 और हो गया, फिर 2 और हो गया, फिर ऐसे ऐसे वो कटता जा रहा है। तो उन्होंने पूछा कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। तो वो बोल रहा है कि 0 से बिलो मतलब कि -8 तक हमारे को जाना है, कि वो -8 टेम्परेचर है 12 से होके घटता जा रहा है। तो -8 वो कब होगा, तो वो हमारे से टाइम पूछा है। तो बहुत ही आसान है, पहले मैं आपको इसको नंबर लाइन से करवाऊंगा फिर आपको मैं ओरिजिनल बेसिस को करवाऊंगा। अब देखिए 12 बजे टेम्परेचर आपका 10 था, तो डैट मीन्स 1 आवर जब बढ़ता है तो जब हमारे पास 13 बजेंगे, 13 मतलब कि आप समझ सकते हो, जब आप इसको 1 लिख लीजिए ना, 12 के बाद आपके पास 1 PM आ जाएगा। ये 12 आपका PM होएगा क्योंकि उसने नून बोला है। तो 1 PM में आपके पास 8 हो जाएगा, 2 PM जब होगा तो 6 हो जाएगा, तो 3 आपके पास 4, यहाँ पे 4 PM पे आपके पास -2, 5 PM पे 0, 6 PM पे -2, 7 PM पे -4, 8 PM पे -6 और 9 PM पे आपके पास जो टेम्परेचर है वो -8 हो जाएगा। तो अब बेसिकली अब ये निकाला कैसे गया ना, अब जैसे कि ये तो हमने नंबर लाइन के थ्रू निकाल लिया, अगर मेरे को डायरेक्ट मैथमेटिकली ये निकालना होता तो देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको, तो वो सीखना ज़रूरी है। ये मेथड आपका तभी एप्लीकेबल होगा, अब ये काफ़ी छोटा डाटा है ना,
अब वो बोलता कि 100 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर आपके पास -200 डिग्री हो गया। टेम्परेचर में देखिए गैप कितना है। अब इतनी बड़ी नंबर लाइन हम नहीं बनाएंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, इसी को अब मैं दूसरे मेथड से करवाता हूँ। तो बच्चों अब इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं हम। वो भी आपको काफ़ी इजी वे से मैं करवाऊँगा, बहुत ही आसान वे से, ताकि आपको किसी भी स्टेप में क्रैम ना करना पड़े कि किन को माइनस किया, प्लस किया, या वो किया, ये किया, है ना। तो देखिए कैसे। तो जो टेम्परेचर है हमारे पास, सबसे पहले लिखते हैं कि जो टेम्परेचर है एट 12 नून, मतलब 12 PM, कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। If it decreases at a rate of 2 degree Celsius per hour until midnight, the temperature will becomes, ठीक है। तो टेम्परेचर हमारे पास डिक्रीज कैसे हो रहा है कि जो टेम्परेचर है हमारे पास डिक्रीज 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। तो पर आवर का मतलब 1 घंटे में 2 डिग्री माइनस हो रहा है। तो अब हमारे को नहीं पता कि कितने घंटे लगेंगे -8 पहुंचने में, तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस। हमारे को नहीं पता कितने लगेंगे, तो हमने मान लिए कि उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए x आवर्स लगे, उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए x आवर्स लगे। अब वो x आवर्स लगे, टेम्परेचर कितना डिक्रीज़ हुआ 2, तो यहाँ पे हम फिर आ जाएगा टेम्परेचर डिक्रीजेस इन x आवर। तो x आवर में टोटल टेम्परेचर कितना डिक्रीज़ हुआ होगा, 1 आवर में 2 डिग्री हो रहा है, 2 आवर में 4, 3 में 6, 4 में 8, तो x आवर में हमारे पास टेम्परेचर कितना उसका रिड्यूस हो जाएगा 2x आवर्स। तो ये मेरे पास उनके टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया कि 2x आवर में हमारा जो टेम्परेचर है वो उसको, मतलब कि टेम्परेचर जो है वो कितना रिड्यूस हुआ होगा आपके पास 2x डिग्री। तो अब देखिए हम लिख लेते हैं टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ कितना हुआ, अब देखिए सबसे पहले जो टेम्परेचर था स्टार्टिंग में वो आपका 10 था, अब वो 10 से कितना हो गया -8 हो गया। तो वो कितना कम हुआ, तो इनको वो कैसे पता चलेगा, जब हम इनको माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा 10 + 8 विच इज़ इक्वल टू 18। तो मतलब 18 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर रिड्यूस हुआ। बट हमने तो ये निकाला है कि जो टेम्परेचर रिड्यूस हुआ है वो कितना रिड्यूस हुआ है 2x डिग्री। तो ये 2x डिग्री को हम इक्वल रख देंगे 18 के, तो x आ जाएगा आपके पास 18/9। तो मतलब कि उसको 9 आवर्स लगेंगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। अब 12 पे तो वो हुआ है, ठीक है, तो 12 के आगे आप 9 आवर्स ऐड कर दीजिए। तो डैट मीन्स 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आवर्स हमने ऐड किए। तो ये 12 PM + 9 आवर्स, उसमें और जोड़ दीजिए, तो वो आपके पास आ जाएगा 9 PM। तो मीन्स जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास बच्चों, वो हमारे पास आ जाएगा 9 PM, कि 9 PM पे ही होगा। देखिए दोनों से आंसर जो आ रहा है वो मेरा बिल्कुल सेम आ रहा है। NCERT एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगा। तो देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बच्चों को थोड़े से मुश्किल लगते हैं, बट मैंने आपके लिए एक ऐसा मेथड डेवलप किया है जिससे आपको कुछ भी क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है कि किस में क्या माइनस होगा, किस में क्या प्लस होगा, किसको किससे डिवाइड करना है ना। तो ये चीज़ बच्चे क्रैम कर कर जाते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आप मेरा मेथड फॉलो करोगे, अच्छे से समझोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारे पास पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो +3 मिलते हैं अगर वो करेक्ट है, -2 मिलते हैं अगर इनकरेक्ट है। अटेम्प्ट ना करने के हमारे पास कोई भी मार्क्स नहीं मिलते।
फॉर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है कि राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन सी हैज़ अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अब देखिए टोटल मार्क्स उसको मिले 20, जिसमें से 12 करेक्ट थे। तो अगर 12 करेक्ट थे तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग उसके मार्क्स बनने चाहिए थे 36, बट है तो 20, तो मीन्स कुछ ना कुछ उसने इनकरेक्ट किए होंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो अगर इनकरेक्टली कितने क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए, मान लेते हैं हम n नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो उसने इनकरेक्टली अटैम्प्ट किए। अब उसने 12 क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, तो अगर यहाँ पे 12 क्वेश्चंस को उसने करेक्ट किया है तो एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने मिलते हैं, +3, तो हम +3 कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो ये टोटल मार्क्स हो जाएंगे उसके जो उसने करेक्ट के लिए दिए। फिर उसके बाद प्लस, अब इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, n, और उसने कितने इनकरेक्ट किए, मतलब कि एक इनकरेक्ट के कितने मार्क्स मिले उसको, -2, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -2, तो ये करेक्ट और ये इनकरेक्ट, ये माइनस हो जाएगा, और इसको सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, उसके टोटल मार्क्स आ जाएंगे, और वो है 20, तो यहाँ पे 20, तो 12 3 = 36 -2n = 20। तो अब मेरे को n की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 36 है, तो ये +2 है, इधर आकर बन जाएगा -2, ये -2n है, उधर जाकर बन जाएगा ये 2n, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 18 विच इज़ इक्वल टू 2n। और अब की बार n यहाँ पे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे आके डिवाइड हो जाता है, तो आपके पास आ गए 9। तो मीन्स उसने बेसिकली 9 ऐसे क्वेश्चन थे जो इनकरेक्टली अटैम्प्ट किए, जिसके कारण उसके मार्क्स 36 से रिड्यूस होके 20 बन गए। अब बिल्कुल ऐसे ही मेथड से मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवाता हूँ। सेकंड में क्या है, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, थ्रो शी हैज़ गोट 7 करेक्ट आंसर, तो हाउ मैनी करेक्ट उसने इनकरेक्ट कैसे किए, तो इसमें भी हम बिल्कुल वैसे ही मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इनकरेक्ट, तो हमने मान लिए वो n है, तो फिर से वही काम करेंगे। उसने शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, तो 7 क्वेश्चन उसने करेक्ट किए और हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलते हैं, तो टोटल मार्क्स उसको मिले 21। फिर प्लस, अब पता नहीं उसने इनकरेक्ट कितने किए, तो मान लिया n, और इनकरेक्ट के कितने मिलते हैं, -2, तो ये उसके हो गए टोटल मार्क्स। पर टोटल मार्क्स है कितने, -5, तो इसको सोल्व कीजिए, 21 - 2n, और ये हो जाएगा -5। अब ये -5 है, जब ये इक्वालिटी के इधर आएगा तो ये बन जाएगा +5, ये -2n है, और उधर जाकर बन जाएगा प्लस का 2n, तो ये आपके पास आ जाएगा 26 = 2n। तो n आ जाएगा उसके पास, इसको ऐसे लिख लीजिए, 26, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड, तो ये बन जाएगा 13। तो मीन्स उसने इनकरेक्ट आंसर कितने अटैम्प्ट किए, 13। पर क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मैनी क्वेश्चंस, कि उसने इनकरेक्टली कितने अटैम्प्ट किए, तो आंसर आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का 13। तो देखिए इसमें आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना कि किन नंबर को प्लस होगा, किसको माइनस होगा, किसको किससे डिवाइड करना है। बस आपने हर बारी जो फाइंड आपको गिवन नहीं है उसको n या x मान लीजिए, उसके टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिए, और जितने भी क्वेश्चन में वो गिवन होंगे उसके इक्वल रख दीजिए, तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर का फाइनली लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैं आपको बहुत ही आसानी से इसको करवाऊंगा। क्या कह रहा है, एक एलिवेटर है, डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट,
इसका मतलब क्या है, एलिवेटर जो होते हैं, जो हमारी माइंस होती हैं उसमें जो खुदाई करती हैं, उसमें बोल रहा है कि वो हर एक मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है। मतलब कि अगर वो 6 मीटर नीचे जा रहा है तो उसको 1 मिनट लगेगा। या आप ये भी समझते हो कि 1 मीटर में वो कितनी खुदाई कर रहा है, 6 मीटर। इफ़ ही द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबोव द ग्राउंड लेवल। तो अब इसको समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो मान लीजिए ये है मेरे पास अपना ग्राउंड लेवल, ये है मेरा ग्राउंड लेवल है। तो उसने बोला कि ग्राउंड से 10 मीटर अबोव, तो ये प्लस 10 मीटर अबोव, मतलब कि यहाँ से जो एलिवेटर है हमारा इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से वो खुदाई करना स्टार्ट हुआ है। फिर उन्होंने बोला कि नीचे वो कहाँ तक जाता है, -35 मीटर, मतलब कि वो नीचे की तरफ आएगा। तो मतलब कि उसने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक उसने टोटल है वो किया। तो उसको देखना है कि कितना टाइम लगेगा। अब टाइम की बात करते हैं तो इसको भी समझिए, क्या कह रहा है वो हमारे को कि उसको 1 मिनट लगता है 6 मीटर में। मतलब कि अगर ये 10 है तो वो 1 मिनट के बाद यहाँ पे पहुँच जाएगा, दैट इज़ 4 मीटर। फिर आगे वो नीचे हमारे पास -2 पे पहुँच जाएगा 2 मिनट्स में। तो ऐसे ही करते करते वो कब आपका इस पोजीशन पे पहुँचेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं जो उसको कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, यहाँ पे आपका 0 और ये आपका 10 और 350, तो ये बन जाएगा आपके पास 10 + 350। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 360 मीटर, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या है, ही कवर 6 मीटर इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में वो कितना कवर कर रहा है आपका, 6 मीटर, मीन्स 1 मिनट में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 6 मीटर। अब मेरे को ये निकालना है कि 360 मीटर में उसको कितना टाइम लगेगा। तो आप चाहे यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ कि हम देख लेते हैं कि 1 मीटर में कितना टाइम लगेगा। तो 1 मीटर को कवर करने के लिए उसको लगेंगे 1/6 मिनट्स, और 360 मीटर को कवर करने के लिए उसको लग जाएंगे 360 × 1/6 मिनट्स। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 6 के टेबल पे, तो आपके पास आ जाएगा 60 मिनट्स, मतलब कि 1 आवर। यह आपको टोटल टाइम निकालना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 360, और 1 में कितना कर रहा है, 6, तो इसको 360 से 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा 60 मिनट्स। तो होप सो स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर 1 में सारा का सारा आपने कंप्लीट कर लिया होगा एनसीईआरटी। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आपने एनसीईआरटी की है तो कम से कम हर एक क्वेश्चन को आप 2-2 बार ज़रूर करें। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले कम से कम एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसको 2 बार ही ज़रूर करें। अब इसके बाद मैं आपको खुद के बनाए हुए कुछ नए क्वेश्चंस देने वाला हूँ, ठीक है। और वो क्वेश्चंस जो होंगे वो सारे के सारे आपके नॉर्मली एमसीक्यू की फॉर्म में होंगे। आपको दोनों मेथड से मैं करवाऊंगा कि सब्जेक्टिव पेपर में कैसे सोल्व करने हैं और ऑब्जेक्टिव में भी। तो उनको आपको सोल्व करना है, और उसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी, आपको कैसे मिलेंगे, तो वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्या क्या आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 50 to 60 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, एक पीडीएफ में। तो बहुत ही हाई लेवल, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो उसको भी आप ज़रूर ट्राई करें। मतलब कि वो क्वेश्चन अगर आप करोगे तो इसके अलावा आपको कोई और दूसरी रेफरेंस बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एनसीईआरटी तो आपके पास है ही, तो आप एनसीईआरटी कीजिए। उसके बाद जो मैं आपको असाइनमेंट शीट्स दूंगा अपनी एक खुद की, तो वो कर लीजिए। तो वो किसी भी स्कूल के पेपर को में 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए सफिशेंट है। उसके बाद आपको कोई भी दूसरे पब्लिशर्स की बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सारे ही मैं मिक्स करके आपको क्वेश्चन की शीट है वो प्रोवाइड करूँगा। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अब हमारे अगले लेक्चर में।